जी। प्रश्न वापस मैं रिपीट हाँ, करता हूँ हाँ। कि मेरा डर ये है कि निमाड़ का किसान जिसने 20 रुपए और 15 रुपए बिकने वाली प्रति किलो बिकने वाली पपीता को 2 रुपए किलो पे लाके छोड़ दिया, प्रोडक्शन इतना ज्यादा बढ़ा दिया, जब लगाया तो सब टूट पड़े ठीक बात है। कि पपीता पपीता पपीता। आज की तारीख में पपीता, एक समय था जब पपीता लगाना घाटे का सौदा हो गया था, तब लोगों ने पपीता छोड़ना पड़ी लोगों को। बराबर। आप मैं सोशल मीडिया पे आपको देख रहा हूँ, यूट्यूब पे आपको देखा, आप जिस हिसाब से लगे हुए हैं केले के पीछे जी। कि केला लगाना चाहिए, केला लगाना चाहिए, केले को हमको 10 साल रखना है, केले को हमको 5 साल रखना है, जी। तो अपना भारत का घरेलू मार्केट उसको सहन कर पाएगा या ना? हर किसान, मतलब अगर किसी गांव में जाएंगे तो 1 लाख पौधे तो नॉर्मल है, अगर लगेगा तो उसका क्या फर्क पड़ेगा मार्केट पर? सरल शब्दों में, केला ज़्यादा लगा तो बेचेंगे कहाँ पर, और उसका रेट मिलेगा कैसे? बराबर, ठीक है। बिल्कुल। अभी कुछ एक दो क्वेश्चन में और ले लूँ तो फिर आंसर दे दूंगा। बिल्कुल अपना केला लगा है या लगा रहे हैं? मेरा विचार है लगाने का। विचार। बिल्कुल। कितना लगाने का प्लान है? मेरा 8 एकड़ का है। 8 एकड़। हाँ। मतलब कम से कम 12,000 पौधे हाँ, के ऊपर और नीचे, 10 उसमें से एक 12,000। नॉर्मल गणित हम ये जान रहे हैं कि यार अपन एक काम करते हैं, सोयाबीन और गेहूं मिला के तो पक ही जाएगा इतना। वो पता चला हर किसान ने ऐसा सोच लिया तो मालूम पड़ा वो सोयाबीन और गेहूं से कम नहीं आएगा। हाँ, ये चीज़ें क्या है, इसको मैं साइलेंट ही कर देता हूँ, ये परेशान कर जाएगी। एक्चुअल में हम जब मध्य प्रदेश में निमाड़ क्षेत्र की बात करते हैं, मतलब मध्य प्रदेश में निमाड़ क्षेत्र ओंकारेश्वर से कुक्षी तक, ये जो नर्मदा बेल्ट है ये निमाड़ की श्रेणी में। और मेरे हिसाब से देखा जाए या समझा जाए तो मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा नदी ही है, और उसमें जो निमाड़ बेल्ट है ये पूरे एमपी में सबसे एग्रीकल्चर में अग्रेसिव है और आगे है। ये बात आपकी सत्य है कि यहाँ का किसान अगर किसी चीज़ को टच करता है तो फिर उसे लास्ट तक लेके जाता है, बीच में रुकता नहीं है। टमाटर, खीरा, ककड़ी, पपीता, केला, गन्ना, सबको टच करता है तो एकदम से टच करता है या छोड़ देता है। हाँ, अब अपन बात करते हैं एक एक पॉइंट टू पॉइंट लेकर के कि हम हैं नर्मदा बेल्ट पर। ठीक है। नर्मदा बेल्ट पर मेरा जो दुख है, और वो दुख मुझे लगता है कि मैंने ऊपर से देख लिया तो मैं दुखी हूँ कि किसान जो इतना कबड्डी खेल रहा है और हाथ में कुछ नहीं आता है, तो किसान क्या कर रहा है नर्मदा बेल्ट पे। यहाँ की बात करूँ तो आप यहाँ से अभी देखते जो आए होंगे, काटन मिलेगा आपको, मक्का मिलेगा, सोयाबीन मिलेगी। ये सबसे बड़ा दुख है। कारण हम मैया की गोद में है, 24 घंटे का पानी है, 10 घंटे लाइट है, कम हुआ तो 1 हार्स पावर और जोड़ सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि नर्मदा जी से एटलीस्ट 4 किलोमीटर के रेडिएशन पर पानी की कोई कमी नहीं है, 4 लेफ्ट 4 राइट। उसके बावजूद यहाँ पर कई ऐसे गांव हैं, ये जिस गांव में मैं काका के यहाँ पर केशरपुरा में खड़ा हूँ, ये पुनर्वास के कारण यहाँ पर सीमेंट कंक्रीट दिख रहा है काका। बराबर है? बराबर। वरना नर्मदा तट पर खड़े हैं और केवलू बदले नहीं जा रहे हैं, बारिश में वहां से पानी का गलन होता है और हम नर्मदा जी के तट पर बैठ करके बारिश पर आश्रित सोयाबीन बोते हैं। ये सबसे बड़ा दुख है मेरा भी, और इसी के कारण हमारा किसान पिछड़ा है। कुछ 5 से 7% किसान ऐसे, 10 भी नहीं है, जो एक ने वेजिटेबल को पकड़ा तो वो 7% ने पकड़ लिया। टमाटर की 1 गाड़ी बनती थी, अभी 14 गाड़ी पर डे बनती है। ठीक है। ऐसे केले पर और पपीता पर आए ही नहीं अभी तक, आज तक। आपके पास जो डेटा है वो अच्छा है, लेकिन जो होना चाहिए वो आज तक हुआ नहीं। अगर होता, पपीता में तो हो चुका, नहीं हुआ। मैं समझाता हूँ। हाँ। क्या होता है, हमने टमाटर यहाँ पर लगाया, मैं अपने क्षेत्र के उदाहरण से बात करता हूँ। बड़दा में टमाटर लगा सबसे पहले गजेंद्र पाटीदार के यहाँ क्षेत्र में, कुछ लगता था, लेकिन कमर्शियल यूज जिसको बल्कि प्रोडक्शन बोले, बड़दा यहाँ से पास में है, गजेंद्र पाटीदार 4,000 कैरेट टमाटर 1 एकड़ में निकाले। जब यहाँ के किसानों को समझ में आया कि तारबास पर अगर गए टमाटर तो बल्कि उत्पादन होता है। ठीक है। जब हमने किसान पाठशाला के तहत वो मुहिम 2008 में चलाई, गजेंद्र पाटीदार को वायरल किया कि आप यहाँ पर टमाटर हमारे यहाँ बड़वानी में इतना बढ़िया हो रहा है, और तारबास पे गए तो एकड़ पे 4,000 कैरेट होता है। ये हुआ उस समय।
और 50 रुपए कैरेट का रेट था तो 1 लाख रुपए एकड़ का निकला, 100 रुपए का हुआ तो 2 लाख रुपए एकड़ का निकला। आज अंजड़ की ये हालत है कि टमाटर के टाइम में 14 गाड़ियां बनती हैं यहाँ पर डे। ठीक है, उस समय हमें जाकर बेचना था, आज यहाँ बन रही है। तो शुरुआत के दौर में जैसे गजेन पाटीदार पब्लिश हुआ और वहां पर टमाटर लोगों ने सोचा हम यहाँ पर 300 से 800 कैरेट ले रहे हैं, ये 1 एकड़ में 4000 कैरेट आए हैं, तो ये तो टमाटर इतना हो जाएगा तो लेगा कौन और बेचेगा कौन और खरीदेगा कौन। ये कब होता है? जब वॉल्यूम कम होता है। जब मैं बाय प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, गजेन पाटीदार के यहाँ जब हुआ तो कुछ किसानों ने लगाया तो दिक्कत आई, फिर हमने किसानों की संत कृपा सहकारी समिति बने, अगुवाई किसी को करना पड़ेगा क्वेश्चन उठाने के साथ में, अगुवाई करी, संत कृपा के नाम से समिति बनाई और उत्तर भारत की जितनी मंडियां हैं वहां कार्ड दे करके आए। 17,000 का डीजल लगा था हमें 2008 में। उस समय 17,000 का डीजल लगा था हमें मंडियों में घूम के जस्ट कार्ड बांटने में। मैं खुद था, संतोष पाटीदार अंजड़ से, गजेंद्र पाटीदार बड़दा से और एक गुड्डू पाटीदार करके, हम 4 लोग थे। मोबाइल नंबर दे के आए, आपको बड़वानी में क्या चाहिए? केला, पपीता, मिर्च, खीरा, टमाटर। और टमाटर हम कर रहे थे, दूसरी चीजें नहीं कर रहे थे, उनके नाम गिनवा के आ गए। और टमाटर जो हमने लिए थे वो थैलियां छोड़ के आई, ये क्वालिटी आती है। ये पहल करी, शुरुआत के 3 साल एरर रहा। आज ये कंडीशन है कि दिल्ली, चंडीगढ़, आपका जम्मू कश्मीर का व्यापारी अंजड़ में बैठा है होटल रूम लेकर के। यहाँ के केले की कंडीशन क्या है? मेरे पब्लिसिटी करने के पहले की मैं बात बतलाऊं, बड़वानी नर्मदा बेल्ट कुछ भी केला लगता नहीं। यहाँ का डेटा है, आज 2020 का डेटा है, आपका कुक्षी से लेकर बड़वा तक और बड़वानी से लेकर सनावत तक 75 लाख पौधे लगे हुए हैं। अपने यहाँ गठान बहुत कम लगती है, एक 8 से 10 लाख गठान लगी है जो खलगाट के इर्द गिर्द लगती है, मोटक्का और ये जो कुछ लगी है, तो वो संख्या कम है। टोटल 10 लाख गठान है और 70-75 लाख पौधा है। टोटल हो गया 85 लाख केले के पेड़। ये 150 किलोमीटर लेफ्ट, 150 किलोमीटर राइट की परिधि में इतना है। अगर हम देखने की बात करें तो केसरपुरा में 2 ही प्लाट है। अभी हम अंजड़ से निकले हैं, कोई एक केले का प्लाट दिखा नहीं इस खेत में आते तक, है ना। इस परिवेश में हमें दिख रहा है कि 70 लाख पौधे। वहीं पर अब मैं सिक्के का दूसरे पहलू की बात करता हूँ। यहाँ पर 8 व्यापारी है जो मुहिम छेड़ी थी, उसके तहत व्यापारी बढ़े। संत कृपा में हमने एक्सपोर्ट किया, मदर डेयरी में दिया, रिलायंस में दिया केला। मैं 2012 में ये 5x7 मेरे घर पे खुद ने लगाया और सबसे पहला बड़वानी का एक्सपोर्ट किया, दिखाया पब्लिक को हो सकता है हम इस रास्ते पे जा सकते। एक्सपोर्ट ही करेंगे वो अधूरा सत्य है, एक्सपोर्ट वालों को लाएंगे तो डोमेस्टिक का रेट बढ़ेगा, ये पूर्ण सत्य है। हमारी मंशा क्या है? सारी दुनिया के व्यापारी यहाँ आ जाए, हमें कॉम्पिट क्रिएट करे और हमारे फल का रेट बढ़ाए, ये हमारी मंशा है हमारे पूरे ग्रुप की और जितने किसान जुड़ते जा रहे हैं। जलगांव यहाँ से 200 किलोमीटर पे है, बुरहानपुर यहाँ से 220 किलोमीटर पे है। मैं बात करूँ एक जलगांव में छोटे से तहसील की रावेर प्रॉपर में 110 गांव है। 110 गांव में 3.5 करोड़ पौधे लगे हैं एक तहसील में। बुरहानपुर हमारे एमपी का जिला है। एमपी के जिले में आप कहाँ रहते हैं? मैं करई दौलतपुरा बराबर, और भैया रहते हैं टौलई। तो करई की बात करूं तो टौलई से बड़ा है, हाँ, है ना। हाँ। बुरहानपुर में टौलई के बराबर, छोटी टौलई, बड़ी टौलई भी नहीं, छोटी टौलई के बराबर एक गांव है शाहपुर साइज में। उस गांव में केवल लगे हैं 55 लाख पौधे। एक गांव में 55 लाख पौधे लगे हैं। तो अगर वो किसान समझे कि मैं केला ज्यादा लगा लूंगा तो मैं बेचूंगा कहां? ज्यादा नहीं लग रहा है इसीलिए नहीं बिक रहा है। मैं ये समझाना चाह रहा हूं। बुरहानपुर में हिंदुस्तान का केला बोर्ड मंडली है, जहां से रेट ओपन होता है हर रोज शाम को 5 बजे और पूरे हिंदुस्तान में डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्यों? कि उसके हर गांव में केला है, हर घर में केला है। आपने प्रचार नहीं करे होगा पहले यहाँ को केलो दूसरी पर्ची पर बिकी हाँ, तो। और यहाँ की हकीकत ये है बड़वानी की, हमने कार्ड भी इसलिए बांटा कि बड़वानी से केला जाता था दिल्ली, तो वो जाता था भुसावल के नाम से। अच्छा,
हम गए जिन मंडियों में, हमने ट्रायल लिए, हमारे खेतों की जो गाड़ी बन के गई, सब व्यापारी मित्र अपने घर भाई बंधु हैं, घर बैठकर खाना खाते हैं, लेकिन बिजनेस अपने तरीके से करते हैं। हर व्यापारी बिजनेस अपने तरीके से करता है। बलराम भाई सबसे अच्छा मित्र हैं, लेकिन बलराम भाई की जो गाड़ी गई उसमें पर्ची गई भुसावल की। वहां पर बड़वानी का कोई नाम मेंशन नहीं है। पूरे उत्तर भारत को कोई पता नहीं कि बड़वानी में वेजिटेबल भी होता है। बड़वानी में एक पपीता हुआ करती थी बड़वानी लाल के नाम से, शायद आपको पता हो, और वो आज भी दिल्ली की आजादपुर मंडी में कुछ अलग वेराइटियां कहीं से आती है और बड़वानी लाल के नाम से सबसे ज्यादा रेट में बिकती है। और बड़वानी में आज तक वो पपीते का पौधा नहीं मैंने देखा, 6 साल हो गए। ये हकीकत है, वहां पर नाम बिक रहा है, क्योंकि अपने यहाँ कुक्षी में भौरिया में 100 एकड़ में वो बड़वानी लाल लगाते थे, मोहन भाई और ये उनकी फैमिली। पपीता छोड़ के उन्होंने केला लगाया 100 एकड़ का, उनके यहाँ से भी भर के जाने लगा, लेकिन भुसावल का केला है, बड़वानी नाम ही नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो हमें वायरल होना पड़ेगा, हमें मार्केट के सामने आना पड़ेगा कि यहाँ पर ये है, आप आओ। ये जो मैं वायरल कर रहा हूँ इसका खर्चा 15 पैसे 13 पैसे पर केजी प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा है। मैं एकदम बात करता हूँ मैकेनिज्म और कंपनी के हिसाब से, और हम अगर इस तरीके से नहीं जाएंगे तो शायद हमारे जेब से पैसा जाएगा। अभी इसका प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा था 1.5 रुपये केजी का, फर्स्ट का, जो 2 से 2.5 रुपये में बिका लॉकडाउन में। पहली गाड़ी बिकी थी अच्छे रेट में, बाद में कम में बिकी। और सेकंड रटून का खर्चा है 13 पैसे पर केजी। लेकिन इसका मैं 100 राइटिंग में गारंटी देता हूं व्यापारियों को, ये टीम में 2-3 व्यापारी होंगे ये जो आए हैं, हर रविवार कहीं ना कहीं से कोई व्यापारी आता है सीखने के लिए, क्योंकि बुरहानपुर, जलगांव, रावेर, वहां पर व्यापारियों ने मंडली बनाकर रखी है कहीं, क्योंकि एक तहसील में 110 गांव है और हर गांव में केला है और हर घर में केला है, तो वो तो केला ही केला है। तो उन्होंने ग्रुप बनाए हैं कि ये 100 किसानों का केला मैं काटूंगा, ये 10 का मैं काटूंगा। तो वो किसान वहां से फंड भी लेता है कि मुझे खाद बीज दवाई के लिए 50,000 दे दो, 25,000 दे दो। वो अटैचमेंट है, उनका एक साइकिल चल रहा है। अपने यहाँ जैसे रेवा शुगर फैक्ट्री है, हाँ, वो तो है। तो वो सीख रहे हैं कि हम रटून लेते हैं तो उसमें कलर नहीं आता, शाइनिंग नहीं आता, लंबाई नहीं आती है। ठीक है, एक चीज यहां तक समझ में आया कि ज्यादा मार्केट क्रिएट करेंगे तो हमारे पास व्यापारी ज्यादा आएंगे। ये एक छोटा सा आपके पपीता के लिए आंसर था। अब जो आपका पपीता को 2 रुपए किलो बिकने का बात था, जिस दिन आपके खेत से 1.5 रुपए किलो बिका उस दिन भी ठेले पे 40 रुपए का रेट था, और जिस दिन आपके ठेले पे 11 रुपए का बिका, आपके खेत से 11 का बिका, उस दिन भी 40-42 का रेट था ठेले पे। ये जस्ट मैकेनिज्म हमको अगुवाई करके समझना पड़ेगा कि हम किस जगह पर हैं, क्या करें। अभी लॉकडाउन की भी यही परिस्थिति थी, एक माहौल क्रिएट होता है, कुछ सीजनेबल एरर आता है, उसमें हम किसान अगर ध्येय खो देंगे तो फिर हम अच्छी फसलों से वंचित हो जाएंगे। हुआ बहुत कुछ हुआ लॉकडाउन में, 1.5 रुपए किलो हुआ, कुछ किसानों का बिका नहीं। मैंने कुछ 2-3 बाइटें लॉन्च करी, कुछ व्यापारियों को दया आई, बहुत सौ का फोन आया, भैया हम 2.5 के नीचे नहीं खरीदेंगे आज के बाद। आपका वीडियो हमने देखा तो शर्म आ रही है हमको। बहुत से किसानों ने यूनिटी बनाई गांव-गांव में कि बलराम भैया जब बोल रहे हैं कि कम से कम 2.5 से 3 रुपए किलो के नीचे मत बेचो, वरना खाद बना दो। गोबर खाद मिल रहा है इससे महंगा, खाद बना दो, आपकी अगली फसल में काम में आएगा। तो किसानों ने यूनिटी बनाई, तो वो रेट मेरी बाइट जाने के 3 दिन के बाद 5 रुपए पे पहुंचा। हाँ, मेरा कहने का ये मतलब है, लॉकडाउन था तो हमारे खेतों से 1.5-2 रुपए में नहीं बिक रहा था, लेकिन जहां बिकना था वहां 40 की बजाय 80 में बिक रहा था। बिल्कुल। कई मित्रों से बात हुई, उन्होंने ये बोला कि कुछ व्यापारी सही भी बोलते हैं, कुछ गड़बड़ करते हैं। कई व्यापारियों ने बोला, बलराम भैया हमने जो पिछले 5 साल में कमाया, घटाया, गड्ढा हुआ जो हुआ, वो हमने इस 6 महीने में कवर किया और अगले 2 साल की रिकवरी कर ली है। आपका तरबूज 5 रुपए का खरीदा और उसको 80 रुपए किलो में बेचा। और इनसे खरीदते समय बोलेंगे कि मैं भेजूंगा कहाँ, भाड़ा नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमका नहीं है। तो वो एक सिचुएशन थी। मजदूर आप ढूंढो, हमको ये बोला मजदूर हमने ढूंढे हैं। चंदन भाई वो क्या था, वो एक परिस्थिति थी। तो उस परिस्थिति से हम आगे कैसे निकले और हम कम खर्च में ज्यादा उत्पादन कैसे लें, उसके लिए केवल किसान पाठशाला है एक बात। और निमाड़ बेल्ट के जितने फटे जो कपड़े मेरे किसान के पास है, उनको मेरा बदलने की इच्छा है, नए कपड़े पहनाना है, इसलिए इस ट्रैक पर मैं विज्ञापन कर रहा हूँ। अच्छा, एक सवाल हो,
मतलब अपन आने वाले 5 से 10 साल में एक्सपोर्टिंग। वो मैं पूरा कंप्लीट करता हूँ, आपका वो प्रश्न बच गया था कि भारत में खपत कितनी है। हाँ एक्चुअल भारत का जो एक एक राज्य है हाँ वो बाहर की एक एक कंट्री के बराबर है। बराबर। फिलीपींस यूपी से छोटा है, समझ रहे। छत्तीसगढ़, ऐसे 3-4 देश है, इटली है या ओमान है या कजाकिस्तान है, इनसे बड़ा है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ से तो बड़ा एमपी है, समझ रहे हैं। केवल क्षेत्रफल में नहीं, पॉपुलेशन में भी बड़ा है, ठीक है। और किसान पाठशाला ये जो मुहिम रन कर रहा है, या बलराम किसान जो ये अगुवाई कर रहा है, पूरे देश को और पूरे विश्व को दिखा रहा है कि 70-30 फार्मिंग से रेसिड्यू फ्री केला इंडिया में और बड़वानी में बनता है। पूरे वर्ल्ड से किसी को चाहिए आ जाओ। तो इस पहल का ये विकल्प डेटा निकला है कि 11 व्यापारी आ चुके हैं हिंदुस्तान में, जो यूरोप में अब एक्सपोर्ट की सोच रहे हैं। यूरोप में आज तक केला गया नहीं भारत का। अच्छा। यूरोपियन कंट्री मतलब अमेरिका, जो अपने से ज़्यादा लंबी दूर पर है, वहाँ पर शिप जाने के लिए कम से कम 32 दिन लगते हैं, 29 दिन से ज़्यादा समय लगता है। हमारे यहाँ का केला कहाँ एक्सपोर्ट होता है? ईरान, इराक, कजाकिस्तान, ये जो गल्फ कंट्री है, जिनका ट्रांजिट पीरियड 5 दिन से 11 दिन 12 दिन का है बस। वहां क्यों नहीं गया? वहां इसलिए नहीं गया कि आज तक जितने टिश्यू कल्चर कंपनियां या उनके एग्रोनॉमिस्ट जो गाइड कर रहे हैं वो 5x5 का कर रहे हैं। तो 5x5 में इतने पत्ते आते ही नहीं, ये नीचे का पत्ता पहले ही सड़ गल के खत्म हो जाता है। तो इसके थड़ में न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती, जो इस फल में नहीं भरता है, एक कारण। दूसरा, ज्यादा पत्ते होने से, फोटोसिंथेसिस अच्छी होने से यह ट्रेवलिंग ज्यादा कर लेगा केला। किसान पाठशाला की बाइट जाने के बाद यूरोपियन कंट्री के व्यापारियों का दिमाग आया कि इंडिया में कुछ तो हो रहा है। जैसे हमने पहले किया, हर मंडी में जाकर के 17,000 डीजल लेके अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिजिटाइजेशन से पूरे विश्व में मार्को क्रिएट कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान में सबसे अच्छा केला हो सकता है, आप आओ, यहाँ पर आपको मिलेगा। एक तो बाहर को इनवाइट कर रहे हैं, आपको जो क्वालिटी चाहिए वो हम देंगे। दूसरा, हमारा खुद का देश, इतनी बड़ी जनसंख्या है, अगर विश्व का केले का प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे ज्यादा विश्व में केले का प्रोडक्शन भारत में होता है। कुछ 2-3 कंट्रियां ऐसी है जिनकी इकोनॉमी केले से चलती है, केवल केला पकाते हैं और केला बेचते हैं। फिलीपींस एक ऐसा देश है, उसकी पूरे देश की अर्थव्यवस्था केवल केले की खेती अगर डिस्टर्ब हुई तो वो आउट हो जाएंगे। एक छोटा सा है, मतलब छत्तीसगढ़ का भी छोटा पार्ट है, इतना बड़ा देश है। ऐसे है 2-3 देश जहां पर ड्वेल बनाना और चकिता बनाना की होल्डिंग है, जो अच्छे पैमाने पर पूरे वर्ल्ड में केले की सप्लाई करते हैं। डोल बनाना, ये एक कंपनी का नाम है, DOLE, और चकिता बनाना। अच्छा। भारत में जितना केला हो रहा है उसका मात्र 3% एक्सपोर्ट हो रहा है। कितना? मात्र 3%। और मैं जो मुहिम रन कर रहा हूं, इसका एकमात्र उद्देश्य है कि इसको 30% पर कितनी जल्दी लेके जाऊं। अभी समझने वाली बात है कि भारत की जनसंख्या ही इतनी है कि अभी तो एक्सपोर्ट हो ही नहीं रहा है। जो छूट भैया 2-4 गाड़ियां जा रही ना, वो गिनती में नहीं है। पिछले साल की करीब 2700 कंटेनर थे, तो वो गिनती में ही नहीं। एक ही शिप में 3000 कंटेनर आते हैं, जगह बच गई, एक शिप भी नहीं गया है। समझ रहे हैं? इंडिया से बाहर केला मात्र 2700 कंटेनर। इस साल का एक व्यापारी के पास 1500 कंटेनर का ऑर्डर है, बाकी कतार में। ये क्या हो रहा है? फ्लो बढ़ रहा है, यहाँ से निचोड़ बढ़ेगा अब। तो एक तो हमारा देश ही खुद इतना बड़ा है जो खुद यहाँ का केला कंजम्पशन कर रहा है। तो फिर तो डोमेस्टिक वाला कॉम्पिटिट करेगा ही से। हाँ, ये डोमेस्टिक में ही इसकी खपत है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ जितने पानी वाले इलाके हैं भारत में, उन हर इलाकों में, हर गांव में 50-50 हजार केला भी लग जाए तो हम खुद ही खपत कर देंगे, इतना भारत की जनसंख्या है। लेकिन उसके साथ जो ये 70-30 और रेसिड्यू फ्री का मैं मार्को लगा रहा हूँ, ये पूरे वर्ल्ड को बतला रहा हूँ कि भारत में कैंसर फ्री से लड़ाई करने की शुरुआत हो गई है। तो बाहर से एक्सपोर्टर आ रहे हैं, इंपोर्टर आ रहे हैं,
जो यहाँ अगर 3 व्यापारी आ गए, मात्र 3, तो पूरे भारत के केले का रेट 50 पैसे कम से कम बढ़ता है, क्योंकि एक 500 कंटेनर उठा माल, समझे? ये पूरा केला जहां जहां है वहां से केवल 500 कंटेनर उठा, बहुत छोटी वॉल्यूम है, 500 कंटेनर माल उठा, तो वहां का डोमेस्टिक व्यापारी में होड़ लग जाएगी। होड़ लग जाएगी। और वो होड़ लगनी ही चाहिए, क्योंकि ठेले पर तो आज भी 40 रुपए दर्जन है। आप इंदौर में किसी भी कोने पे चले जाओ, बाकानेर में बिक रहा है। बाकानेर में चले जाओ, ठीक है, ठेले पे 40 ही है, किसान के खेत पे 5 रुपए बिके या 8 रुपए बिके या 11 रुपए बिके, ठेले में 40 ही रेट है। उनका जो भाव बन गया वो फिक्स भाव है। तो हम सबका ध्येय और उद्देश्य क्या होना चाहिए कि कैसे ज्यादा से ज्यादा व्यापारी यहाँ पर आए, एक बात। दूसरी बात, हम जो फार्मिंग कर रहे हैं उसका रेट इतना, उसका प्रोडक्शन कास्ट का रेट इतना नीचे ले आए कि मेरा केला अगर कोई मांगे कि बलराम भाई ये 1 गाड़ी तो मुझे तू फ्री में दे दे, मैं टेस्ट करूंगा, तो मैं बोलूं 1.5 गाड़ी लेके जा। दिल खोल के। इस खेत में आप सोहन भाई से बात करोगे कि सोहन भाई मुझे 15 गेल दे दे, मैं व्यापारी हूँ, मैं महेश्वर रहता हूँ, और वहां जा करके ये पकेगा कैसे, फिर बेच करके मैं पैसे चढ़ा दूंगा, तो सोहन भाई ये नहीं बोलेगा कि पहले रेट भरो। उसको मालूम है कि उसके केले में 15 पैसे केजी का तो प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा है, और केले का आज की तारीख में रेट चल रहा है 13 रुपए, तो बाटम से बाटम 9 रुपए तो दोगे ना भाई। रेट ही नहीं करना है उस आदमी को। ये जिस दिन हम किसानों ने हमारे खेतों को ऐसा डेवलप कर लिया, उस दिन व्यापारी बम्पर खुश होगा और किसान गदगद रहेगा। बस ये दोनों कड़ियों को मैच करना है। 2 पैसा भी एक्स्ट्रा मिलेगा, पैसा तो पूरा एक्स्ट्रा ही मिलना है, जीरो एक्स्ट्रा ही खर्च हो गया मिलना ना, है। जीरो खर्च होने। और तीसरी बात और एक अच्छी है, 70-30 खेती में अगर आप नोटिस करेंगे, ये 3rd पॉइंट है। ये पहला था, ये दूसरा है ना। और यहाँ ये किसान भाई क्यों है, ये सब इसलिए हैं कि सोहन भाई ने एक दाना खाद नहीं डाला और ये मेरे पेट से भी ज्यादा मोटा कैसे हो गया। और मैं आपको एक चीज बतलाऊं, ये जो तीसरा, आप इसकी अभी नाप करके जाओ, ये जनरेशन इससे और हेल्दी निकलेगी। ये केले की खूबसूरती है। इसका कारण? हाँ, एक ही कारण है कि हमने यहाँ पर बायोमास आच्छादन किया है, और यहाँ पर सारी जीवस जीवनम की कॉलोनी डेवलप हो रही है। ये कचरा कितना यहाँ पर डल हो गया, वो कचरा ही खुद जानता है, सोहन भाई भी नहीं जानते। 4-5 बार डल चुका है। ये सारा का सारा जो है ना, ये कार्बन है। अभी साइड में देखेंगे तो क्रैकिंग है। हम केले में समझते हैं, हमें समझाया गया है, किताबों में लिखा गया है, केला मतलब पानी, तो केले को डुबा कर रखते हैं। ये सबसे बड़ी गड़बड़ है। केवल उसको पानी पीना है उतना दो, वापसा कंडीशन रखो, और यहाँ पर जीवस जीवनम की कॉलोनी रखो, कीट पतंग बैक्टीरिया सब, वो जो कुछ भी कचरे को खाएंगे, मिट्टी को खाएंगे, जो करेंगे, और वो जो विष्टा निकालेंगे वो पौधे का भोजन हो गया। वैज्ञानिकों की भाषा में, जो यहाँ पर कोई एग्रोनॉमिस्ट BSc AG किया हुआ है क्या, एग्रीकल्चर से पढ़ाई करी है? नहीं करी। आपके इसमें आया होगा ना डॉक्टर साहब कहीं पर कुछ तो एग्रीकल्चर का। वैज्ञानिकों ने पहले 15 न्यूट्रिएंट्स फाइंड किए थे कि कोई सी भी फार्मिंग करना है तो ये 15 न्यूट्रिशन है, ये पौधे का भोजन है, जिसमें NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, जिंक, बोरान, मोलिब्डेनम, ये आ गए। कुछ समय के बाद 16वां लेकर आए, फिर कुछ समय के बाद 17वां आ गया। अभी आज की तारीख में 2020 के पहले 17 न्यूट्रिशन है किताबों में जो पौधे का भोजन है, वो केला हो या बाम्बू हो या मिर्च हो या टमाटर हो। और लेटेस्ट खबर ये है कि 2020 में एक और ऐड होने वाला है 18 नंबर का, या शायद ऐड हो चुका होगा। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ। मैं BSc मतलब मैंने PMT भी दी थी, PAT भी दी थी, बराबर। तो मेरा सिलेक्शन दोनों में हुआ, तो इसमें मेरी 10th रैंक लगी थी PAT में। बहुत बढ़िया। तो मैंने इंदौर का कैंपस ज्वाइन किया। हाँ। तो उसमें हमारे नामदेव सर थे। हाँ हाँ वो एग्रोनॉमिस्ट थे। हाँ।
तो उनसे अच्छा अपन खेत से जुड़े हैं, हाँ तो उनसे मैंने जब कभी भी चर्चा करनी चाहिए तो बोले यार तुम सिर्फ पढ़ाने का बोलो हमको, हाँ, खेती की बात खेती की बात मत पूछो आप। ये एक सबसे बड़ी विडंबना है। आपने बहुत सही तार छेड़ दिया। एक्चुअली क्या है, मेरी भी गड़बड़ी, कोई ऐसा छेड़ देता है तो वो फिर 5 मिनट बढ़ जाते हैं। अच्छा कुछ समझ में आएगा। पूरे भारत में कृषि का जो पोर्टल है, कृषि जो सीखते हैं, जितने बच्चे खेती एग्रीकल्चर का पढ़ाई सीख करके आए हैं, वो एक भी खेती नहीं करता और न वो एग्रोनॉमिस्ट खेती करते हैं। जो पद पर बैठे हैं, जो डीडीए हैं, जो एडीए हैं, जो विभाग के विभाग रन कर रहे हैं, वो कोई खेती नहीं करते हैं। क्योंकि वो जब पढ़ाई करके आते हैं तो वो पहले ट्रायल करते हैं। उनका जो किताबी ज्ञान है वो खेत में काम में आ रहा है तो वो जीरो काम में आता है। मैं यही बतलाना चाह रहा था कि 2020 में एक और न्यूट्रिशन आ रहा है, तो 18 न्यूट्रिशन आज की तारीख में, 17 तो है ही, तो 17 न्यूट्रिशन है जो पौधे का भोजन है। तो क्या 8 साल पहले 16 ही न्यूट्रिशन पौधा खाता था? ये 17वां वैज्ञानिकों ने घर से डाला, घर से नहीं डाला, ये था। वैज्ञानिक मतलब जहां तक खोज करते करते पहुंच गया उसका नाम दे दिया। तो इसका मतलब कि आगे कुछ संसार नहीं है, अनंत महासागर है। किसी किताब को, किसी वैज्ञानिक को पता नहीं एक्चुअल में इसका भोजन क्या है। मैं अगर बात करूं इसके तने की मोटाई की तो शायद ये 40 होगा, 40 इंच का 40 होगा। 40 और ऊपर हो सकता है। मैं ये 100 साबित कर देता हूं कि पूरे नर्मदा बेल्ट में जो किसान फर्टिगेशन से फार्मिंग कर रहे हैं, उनके यहाँ रटून 40 की नहीं होगी। नहीं, जो किताबी ज्ञान से फर्टिलाइजर से फार्मिंग कर रहे हैं, उनके यहाँ 40 की नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने नाप तोल कर 17 न्यूट्रिशन दिए। मेरा ये कहना है कि प्रकृति को जो चाहिए वो दे दो, उसको कितने न्यूट्रिशन गेन करना है वो खुद डिसाइड करेगा, हम डिसाइड करना बंद कर दें। इसी के लिए ये 70-30 फार्मिंग है कि 70% कचरा बायोमास आच्छादन किया, अब इसको छेड़ना नहीं है। पौधा लगाया जब से यहाँ कोई कल्टीवेशन नहीं है। एक गड़बड़ हो रही है इस खेत में कि हम हर बार विजिट करने आते हैं तो पैर रखते हैं, पुश होता है, तो ये केवल हम प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जितने बैक्टीरियाज हैं, फंगस है, दीमक है, वाइट ग्रब है। एक भैया मित्र का अभी वहां पर एक विजिट में बात हुआ था कि दीमक, वो मक्का कुछ देखा था, किसने पूछा था भूलिए, आपने पूछा था कि मक्का कटा हुआ है तो यहाँ दीमक भी रहेगा, इसका क्या इलाज है? तो ये किताबों में पढ़ाया हुआ है कि दीमक आपके पौधे को खराब कर देगा। ये एग्रोनॉमी की किताबों में है कि दीमक से बचने के लिए क्लोरोपाइरीफास की ड्रेंचिंग करो। तो हमें ये पता है कि दीमक से बचना चाहिए। एक्चुअल में दीमक एक नाम मैंने लिया है, ऐसे ही प्रकृति के जो जीवात हैं उनका सफाई करने का काम है, वो सफाई कर्मचारी है। दीमक या उनके जैसे जो भी सफाई कर्मचारी है, जैसे केचवा हो गया, दीमक हो गया, वाइट ग्रब हो गया, ये जो भी है, फूक हो गया, फंगस हो गया, ये जीवंत सेल को नहीं खाएंगे। जैसे ये अगर हम प्लांट को देखें तो इसमें ये जो हरा पत्ता है ये जीवंत है, और ये जो सूखा पत्ता है ये डेड सेल है। ये इसकी लाइफ खत्म हो गई, ये सूख गया, इसमें अभी मॉइस्चर नहीं है और ये डेड हो गया। तो यहां पर दीमक की ढेरी भी लगा दोगे तो केवल इस डेड सेल को खाएगी, इसको खाएगी। जैसे कहीं लकड़ी का पेड़ है तो वो डेड सेल को, ऊपर की जो छाल मर जाती है उसको खाती है और जीवंत छाल को उभार देती है, उससे उस पौधे को कुछ नुकसान नहीं है। अब उसको खाने के बाद कुछ आपको दिख रहा होगा, वहां पर जहां दीमक ने खाया वहां केवल मिट्टी दिखता है, उसके अलावा कुछ दिखता है? कुछ नहीं। पूरी सृष्टि में केवल दीमक एकमात्र प्राणी ऐसा है जो किसी भी बायोडायनेमिक चीज को खाता है और मिट्टी निकालता है। हमारी गाय गोबर निकालती है, केचवा कार्बन निकालता है, हम विष्टा निकालते हैं। जितने चलने फिरने वाले प्राणी हैं, किसी में ये क्षमता नहीं है कि इस काष्ठ आच्छादन को खाने के बाद मिट्टी निकाले। मिट्टी निकालने वाला एक ही प्राणी दीमक, और हम बोलते हैं कि क्लोरोपाइरीफास से, हमारी किताबों में लिखा है, उसको खत्म कर दो, पहले मार सबसे पहले मार दो। ऐसे जितने हैं यहाँ पर आप इसको निकालोगे ना तो दीमक मिलेगा, वाइट ग्रब मिलेगा, फंगस है, सब तरह की फंगस मिलेगी। फूक, फंगस को मारने के लिए हम
मेनकोजेब, ब्लू कापर, मैं खुद ही रेकमेंड करता हूँ। जब मेरे पास कुछ मित्र फोटो भेजते हैं कि फंगस आ गए तो मैं खुद ही बोलता हूँ कि यहाँ फफूंदी नाशक की ड्रेंचिंग करो, क्योंकि उस समय की वो अवस्था रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन इस प्लाट में कोई रिक्वायरमेंट नहीं। रिक्वायरमेंट है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जीव जीवस्य जीवनम की साइकिल मैच करी है। फंगस एक नहीं है, जो आना था इस इन्वायरमेंट को देख करके सभी फंगस है। फंगस को खाने वाली फंगस भी है और पत्ते को, कचरे को खाने वाली भी फंगस है। और प्रकृति का नियम है, जीवंत को कोई मायकालाल टच नहीं करता है। जो ये पेशी सूख गई, इसको सभी सफाई कर्मचारी कुदरत के वो टच करते हैं और उनमें सेंसर लगे हैं। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इस खेत में फफूंदी नाशक का स्प्रे हुआ नहीं, ड्रिप से दिया नहीं, पेस्टिसाइड्स कोई खेत के अंदर एंट्री किया नहीं, ड्रेंचिंग में गया नहीं, फर्टिलाइजर का रटून में सेकंड में कोई फर्टिलाइजर का। मैंने बीच में एक बार और बोला था कि फ्लावरिंग आ रही है, थोड़ा ये पौधा मुझे ऐसा लग रहा था, तो मैंने भाई को बोला कि एक 3000 पौधे हैं, मैं रेसिड्यू फ्री गाइड करता हूँ कि आधा बोरी पोटास तो 1.5 बोरी कार्बन उसमें मिक्स करो, आधा बोरी डीएपी 1.5 बोरी कार्बन मिक्स करो, इसको 4 दिन 7 दिन बाहर रखो तो ये कंपोस्ट हो जाएगा, उसके बाद डाल दो। ऐसा मैंने एक बार बोला था, अभी पता नहीं डाला है, वो भी नहीं डाला। मैंने डाला है वो भी, मैंने डाला है। आपने डाला है? फसल तैयार हो गई तो सब हाँ, ये इनका कॉन्फिडेंस आ गया, ये इन्होंने फेथ किया 70-30 पे और किसान फसल पाठशाला तैयार हो रही तो वो क्यों काय को डाले? 1 डॉट फर्टिगेशन गया नहीं। और जो भी हाईटेक फार्म है, या आप सभी किसान हो, आपके पास केला है, आपके खेतों में जाकर समझोगे तो फ्लावरिंग आने से पहले सिगाटोका के 2 स्प्रे होते हैं और फ्लावरिंग आने के बाद 3 स्प्रे होते हैं। कम से कम सिगाटोका फंगस के लिए 4 से 5 स्प्रे करना ही पड़ता है, वरना पत्ते गायब हो जाएंगे। मेरे को बंच मैनेजमेंट का करना पड़ा कचरे के कारण, उसके अलावा कहीं का भी स्प्रे नहीं करना पड़ा। तो बंच मैनेजमेंट का करा है मैंने। ये पॉइंट ऐसे हैं कि इसको जितना वायरल करो, जितने किसानों तक भेजोगे, जितनी दुनिया को दिखाओगे, उतने व्यापारी आएंगे। और मार्केट रेट से डरना बंद कर दें, हम हमारी प्रोडक्शन कास्ट को नीचे ले आएं। कोई से भी फसल हो, ये केले के खेत में हम खड़े हैं तो एक उदाहरण है। जैसे पपीता आपका नाम है, तो पपीता भी हम 70-30 फार्मिंग से कर सकते हैं और उसकी प्रोडक्शन कास्ट तो 5 पैसे के लगभग ही रहेगी, क्योंकि पपीता में वजन ज़्यादा आता है इसकी अपेक्षा में। इसका 22, 25, 30 किलो तक फिक्स हो गया है। पपीता 50, 60, 100, 150 किलो तक एक ही पौधा देता है। वायरस नहीं आया तो 200 किलो तक एक पौधा देता है 1.5 से 2 साल के दरमियान। मैंने बड़वानी लाल हमारे नाना जी लगाते थे, जब मैं स्कूल जाता था तो ऐसे सीढ़ी लगा के चढ़ते थे और वहां से पपीता तोड़ते थे। आज भी सीढ़ियां हैं तलुन में, रवि के खेत की, मामा जी के यहाँ, हमारे यहाँ, और वो 20-20 एकड़ में पपीता लगाते थे। तो ये केले को भी घर तो इतने ऊंचे हो गए कि उनको काटने के लिए लगाना ही पड़ेगी। हाँ, इसमें लगाना पड़ेगी। इसीलिए हाइट बहुत हो गई, 12 फीट से ज्यादा हाइट। हाँ, इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूँ 5x8। ठीक है, पूरे हिंदुस्तान को 5x7 ही 3 साल में हजम हुआ, तो मैंने 5x8 बोलना नहीं चाहा। अब आप सक्सेस प्लाट देख रहे हो।